हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत दिनों के बाद आप सबके फिजिक्स की परीक्षा के लिए, जो कि क्लास 12th के लिए है, इसमें महत्वपूर्ण डेरिवेशंस की सीरीज आपके लिए लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो आप सब लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और यहाँ पर जो आपको सीरीज दी जा रही है, इसको अच्छे से आप लोग अपने एक पेज लेकर और एक पेन से नोट करते हुए चलिएगा। यहाँ ये आपके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और जो पीछे पूछे गए हैं उनके आधार पर यहाँ पर आपको बताया जाएगा और इसमें से आपको कुछ ना कुछ प्रश्न जरूर मिल जाएंगे। लगभग आधे से ज्यादा प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएंगे, यानी कि जो डेरिवेशन आपको बताया जाएगा उसमें लगभग आधे आपको मिल ही जाएंगे। तो चलिए, अब सबसे पहले हम लोग डेरिवेशंस पर चर्चा करेंगे। तो चैप्टर नंबर 1 से लेकर स्टार्ट करेंगे और लास्ट की ओर चलेंगे। तो देखिए, आपको ये फिजिक्स के लिए आप एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक बोल सकते हैं, या फिर आप एक ऐसे प्रश्नों की सीरीज बोलिए जो आपको लगभग यहाँ पर 35 प्लस सिर्फ इस वीडियो से मिलने वाला है, यानी कि 35 प्लस आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम लोग देखते हैं कि चैप्टर नंबर 1 में क्या पूछा जाने वाला है आपसे। तो चैप्टर नंबर 1 में जो डेरिवेशन है वो यहाँ पर आपके इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। 2-3 डेरिवेशन, जैसे आप यहाँ नंबर 1 करके लिखिएगा कि जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डेरिवेशन होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये 2 प्रकार से होता है। एक तो अक्ष पर होता है और दूसरा निरक्ष पर। तीसरा एक होता है किसी भी अक्ष पर, यानी किसी भी स्थिति पर, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर भी आपका ये लगभग 2 वर्षों से, यानी कि 2019 और 2018 के लगभग एक सेट में ये पूछा गया था, तो इसके चांस आने के हैं। लेकिन केवल और केवल आप बोल सकते हैं कि लगभग ये 45% का चांस रखता है कि आपकी परीक्षा में आ जाए। तो आप लोग इसको पढ़ लीजिएगा। और इसके आगे आपका ये अच्छी और निरक्षी में लगभग 45% चांस है कि ये प्रश्न आ जाए, क्योंकि 2017, 18 और 19 के सभी सेटों के एनालिसिस के बाद पता चला है कि ये लगभग एक ही बार पूछा गया है आपके क्वेश्चन पेपर में, और वो भी 3 नंबर का क्वेश्चन आया था। तो ये प्रश्न आ सकता है, लेकिन सिर्फ 45%। इसके आगे देखिए, आपका जो इसी चैप्टर में अगला डेरिवेशन आता है वो होता है कि कोई एक वैद्युत क्षेत्र है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। तो वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य एक होता है, और दूसरा यहाँ पर इसमें जो दूसरा डेरिवेशन होता है वो वैद्युत द्विध्रुव से संबंधित है। वैद्युत द्विध्रुव से, ये वैद्युत द्विध्रुव से किस प्रकार संबंधित है, तो आप बताएंगे कि जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में या वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण व्यंजक प्राप्त करना होता है। ये आघूर्ण व्यंजक और ऊर्जा का व्यंजक, ये यहां से आपका पूछा जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल आएगा, एक न्यूमेरिकल पूछा जाएगा। ये इसके चांस लगभग आपके इतने ही हैं, सिर्फ और सिर्फ 10%। इससे ज्यादा इसके चांस नहीं, क्योंकि ये अभी तक आपका इससे पूछा गया है। तो न्यूमेरिकल पूछा गया है, डेरिवेशन 3 वर्षों के एनालिसिस में एक भी बार नहीं पूछा गया। तो आप इस पर ज्यादा ध्यान ना देकर इसके फार्मूले पर ध्यान दीजिएगा। 1-2 न्यूमेरिकल हो सके तो लगा लीजिएगा। और इसके बाद ये आपके चैप्टर नंबर 1 में इतना ही था। और यदि चैप्टर नंबर 2 की बात करें हम लोग, कि अपने चैप्टर नंबर 2 की बात करें कि चैप्टर नंबर 2 में क्या इंपॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो कई बार पूछा गया है, लगभग हर वर्ष में 7 सेट पेपर बनते हैं, तो 7 के लगभग 2 सेट में जरूर पूछ लिया जाता है। वो होता है गॉस की प्रमेय। लिखिए, गॉस की प्रमेय। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देते हैं कि गॉस की प्रमेय लिखिए, और गॉस की प्रमेय के साथ साथ यहाँ 2-3 चीजें और देते हैं कि यहाँ पर जो इसका एक अचालक चादर प्लेट होती है। यानी सबसे पहले तो आपसे ऐसे ही प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन कीजिए, अथवा आपसे पूछा जाएगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखा गया कुल आवेश, यानी बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश से
या किसी बंद पृष्ठ से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो आपसे पूछ रहा है गॉस की प्रमेय बताइए। आप समझ जाइएगा कि सिद्ध कीजिए कि किसी बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश यानी कि बंद पृष्ठ से निकलने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि यहाँ पर क्या बोल रहा है आपसे। तो आपसे बोल रहा है कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन कीजिए और आप गॉस की प्रमेय का सत्यापन कर दीजिएगा। और इसके आधार पर जो दूसरा प्रश्न आपसे पूछा जाता है वो होता है कि गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग पूछता है। इसी के साथ साथ कि गॉस की प्रमेय का सत्यापन कीजिए और अनुप्रयोग में जो नंबर 1 आपसे पूछता है वो है अनंत लंबाई के एक समान रेखीय चालक तार के समीप वैद्युत क्षेत्र। यानी कि आपसे पूछता है पहला प्रश्न इसमें अनंत लंबाई के सीधे चालक तार के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, पहला ये हो गया। यानी और दूसरा ये पूछता है आपसे कि अनंत विस्तार की समतल अचालक चादर प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो दो प्रश्न हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है और कई बार आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं। पिछले ही 2-3 वर्षों में ये लगभग 3 से 4 बार पूछा गया है। तो ये जो आपको बताया गया कि अनंत लंबाई की सीधी या समतल, पहला तो ये हो गया कि अनंत लंबाई की रेखीय चालक या आवेशित अनंत लंबाई की आवेशित चालक के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अनंत लंबाई के आवेशित सीधे तार के समीप, पहला ये। और दूसरा अनंत लंबाई या असमतल प्लेट अचालक प्लेट, आप बताएंगे अचालक प्लेट के समीप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये जो दो प्रश्न हैं ये बहुत महत्वपूर्ण हैं। यानी आपसे दूसरा प्रश्न ये पूछा जाएगा कि अनंत विस्तार की समतल अचालक प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके आने के जो आपकी परीक्षा में चांस है वो लगभग 75% to 80% चांसेस बन सकते हैं। और यहाँ इसी के साथ एक और प्रश्न जुड़ जाता है। तो या तो गॉस की प्रमेय के साथ इसको पूछेगा या फिर इसको पूछेगा, या ये प्रश्न पूछेगा कि गॉस की प्रमेय लिखिए तथा साथ में सिद्ध कीजिए कि किसी आवेशित खोखले गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी कि आवेशित खोखले गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसी के साथ ये कह सकता है कि सिद्ध कीजिए कि आवेशित खोखले गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट करके आप इसको तैयार कर लीजिएगा यदि नहीं तैयार किए हैं तो। और इसके अलावा इसमें और किसी भी प्रश्न के पूछे जाने के उतना चांसेस नहीं है। तो आप इन दोनों प्रश्नों पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। गॉस की प्रमेय का सत्यापन कीजिए या फिर कह देगा कि बंद पृष्ठ के से निकलने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स बंद पृष्ठ के अंदर रखे गए आवेश तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात के बराबर होता है। इसको सिद्ध करना है। दूसरा इसके साथ या तो अनुप्रयोग पूछ लेगा, गॉस की प्रमेय लिखिए तथा अनंत लंबाई के आवेशित सीधे चालक के तार के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। या ये पूछ लेगा कि अनंत लंबाई के या अनंत विस्तार के अचालक समतल चादर के प्लेट के समीप उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और इसके बाद आपका आ जाता है तीसरे चैप्टर का जो क्वेश्चन है। तो आप यहाँ पर देखिए ये 45%, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 75 to 80% चांसेस है क्योंकि ये पिछले 3 वर्षों के एनालिसिस का परिणाम आपको दिया जा रहा है। तो आप इसको अच्छे से सोचकर समझकर तैयार कीजिएगा। चलिए तीसरे चैप्टर की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो तीसरे चैप्टर में आपको सबको पता है कि जो प्रश्न पूछे जाते हैं ज्यादा, वो यहाँ पर आपसे ये नहीं पूछा जाता कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव ज्ञात कीजिए। देखिए ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देख सकते हैं क्योंकि अभी तक ये प्रश्न नहीं पूछा गया पिछले 3 वर्षों में। तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ऐसा नहीं है कि कोई भी प्रश्न इंपॉर्टेंट नहीं होता, जो आपकी किताब में है वो सब कुछ इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो कई बार पूछा गया है उन प्रश्नों का संग्रह आपको दिया जा रहा है और इसका पीडीएफ भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। तो यहाँ देखिए चैप्टर नंबर 3 में क्या कह रहा है,
तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो अभी तक पूछा तो नहीं गया, लेकिन ये कहा गया है 1 नंबर में कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर उत्पन्न विभव का व्यंजक। तो बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव, ये पहला प्रश्न हो जाता है, लेकिन इसको आपको पढ़ अकेले लेना है बस। बिंदु आवेश के कारण विभव, इसको आपको सिर्फ एक बार पढ़कर जाना है, ये मात्र रीडिंग करना है इसको, और हो सके तो एक बार आप लोग रफ पर लगा लीजिएगा ताकि आ जाए तो, लेकिन इसके जो चांस है वो ज्यादा से ज्यादा 5 से 10%, इससे ज्यादा चांस नहीं है। तो ये पहला प्रश्न है। दूसरा इसमें जो आपका प्रश्न है वो होता है वैद्युत विभव ज्ञात करना होता है। वैद्युत विभव किसके कारण? तो द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण। 3 स्थितियां यहाँ पर इंपॉर्टेंट हैं। एक तो हो जाता है अक्षीय, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है ये आपका। दूसरा निरक्षीय, एक भी बार नहीं पूछा गया तो इसको आप छोड़ सकते हैं। तीसरा होता है किसी भी बिंदु पर, तो ये भी नहीं पूछा गया। हो सकता है ये 2-4% आप इस पर ध्यान दे दीजिएगा, लेकिन यहाँ पर जो अक्षीय है ये पूछा गया है, तो ये लगभग आपका 75% तक चांसेस हैं कि फिर से पूछ लिया जा सकता है। तो ज्यादा ध्यान तीसरे चैप्टर पर कहाँ देना है आपको? तीसरे चैप्टर पर आपको सबसे ज्यादा यदि ध्यान देना है डेरिवेशन में तो अक्षीय स्थिति में। निरक्षीय में आप छोड़ सकते हैं, यहाँ पर ये नहीं पूछा गया है। और किसी भी बिंदु पर आपका आ सकता है, आएगा ही नहीं क्योंकि अभी तक ये आया नहीं है। तो 3-4 साल में जो 7-8 सेट बने हुए हैं, 7-7 सेट एक वर्ष में बनते हैं, तो उन सब पेपर्स के एनालिसिस के बाद ये पता चला है कि ये प्रश्न और ये प्रश्न अभी तक नहीं पूछा गया, ये प्रश्न कई बार रिपीट हुआ है। तो इस पर भी आपको अच्छे से ध्यान देना है और इसका आप 2-4 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपकी परीक्षा में बहुत अच्छी भूमिका निभाने वाला है। तो आप एक इसमें थियरी से रिलेटेड प्रश्न आ जाता है, विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं? 1 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगला इसमें इंपॉर्टेंट है विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं, तो उसको आपको बता देना है कि विभव प्रवणता से आप क्या समझते हैं। और इसमें जो आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा वगैरह होता है, इस पर न्यूमेरिकल आता है। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, यहां आप किस चीज पर ध्यान देंगे? तो इसके फार्मूला को आप ज्यादा ध्यान से देखेंगे। इस पर आपका आता है न्यूमेरिकल, और न्यूमेरिकल टॉप लेवल का इसमें आ जाता है। तो इस पे आप एक बार इसको पढ़ लेंगे, यहाँ पर आपके चांस हैं कि 50% इस पर न्यूमेरिकल आ जाए, तो आप न्यूमेरिकल को लगा सकें। तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा जो तीसरे चैप्टर में आपका है, वहां पर आप न्यूमेरिकल के लिए तैयार रहिएगा। इस क्वेश्चन से आपसे पूछ लिया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं, या फिर आप वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कीजिए और साथ में एक न्यूमेरिकल दे दे तो आप लगा सकें। न्यूमेरिकल कुछ इस प्रकार से देता है, एक फॉर्मेट समझ लीजिए, जैसे इनके बीच की दूरी दे दिया जाए और यहाँ पर आवेश दे दिया जाए कि आवेश रखा गया है, तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा बताइए, तो आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि ये सब कुछ आपको पढ़ाया गया। आप यहाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक से भी आप पढ़ सकते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, इस चीज पर आप ध्यान दीजिएगा और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा पर भी ध्यान दीजिएगा। और वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा दोनों अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों पर आपको ध्यान देना है। और ये चैप्टर में इतना ही आपका इम्पोर्टेंट था। और हम लोग अब अगले चैप्टर पर चलें, तो यहाँ आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक खत्म हुआ। और चौथे चैप्टर में जो आपका सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट आता है वो आ जाता है भंजक विभवांतर। ये थियरी है, आपसे पूछ लिया जाएगा भंजक विभवांतर से आप क्या समझते हैं, 1 नंबर का क्वेश्चन। या फिर परावैद्युत पदार्थ की सामर्थ्य से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और दूसरा जो आपका पूछा जाने वाला है वो यहाँ पर एक डेरिवेशन आता है कि विलगित गोलीय चालक की धारिता बताइए। तो ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ आप फार्मूला याद रखिएगा और फार्मूले पर यदि कोई सवाल आ जाए तो आप उस सवाल को लगा सकें। और समांतर प्लेट संधारित्र में आपसे पूछा जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये प्रश्न अभी तक 1 बार या 2 बार पूछा गया है चैप्टर नंबर 4 में कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो चैप्टर नंबर 4 में ये इंपॉर्टेंट हो जाता है समांतर प्लेट संधारित्र। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता,
का व्यंजक, और इसके साथ साथ इसमें पूछा जाता है न्यूमेरिकल। तो इस डेरिवेशन के साथ आप इसके साथ एक न्यूमेरिकल तैयार रखिएगा, और ये न्यूमेरिकल आपसे पूछा जा सकता है, तो इस पर आप याद कर लीजिएगा। और न्यूमेरिकल तो जरूर इस पर लगाइएगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से न्यूमेरिकल आपके आने के चांसेस हैं। और इनमें इसी के बीच में स्थितियां पूछ लिया जाता है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए जब प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा गया हो। इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप उतना नहीं कह सकते क्योंकि वो प्रश्न अभी तक पूछा नहीं गया है। तो इन सब के बाद आपसे एक प्रश्न आता है आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। तो आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस पर भी न्यूमेरिकल आता है और सवाल आता है। तो आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, आवेशित संधारित्र की स्थितिज ऊर्जा, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। इस पर आपका जो पूछा जाता है वो है न्यूमेरिकल। तो इसके 2-3 फार्मूले हैं, आप इस चीज के न्यूमेरिकल पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और इसका अब इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू होता है कि दो चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि दो चालकों को जोड़ने के पश्चात आवेशों का पुनर्वितरण किस प्रकार होता है। या अगला प्रश्न आपसे इस प्रकार पूछा जाएगा कि आवेशों के वितरण के पश्चात स्थानांतरित ऊर्जा की, आवेश की जो मात्रा होती है वो आपसे पूछा जा सकता है। और स्थानांतरण के पश्चात जो स्थितिज ऊर्जा में कमी आती है, तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्थानांतरण के पश्चात स्थितिज ऊर्जा में कमी एक बार पूछा गया है। तो आप इसको भी तैयार कर लीजिएगा। और इसमें संयोजन वगैरह पर प्रश्न नहीं आते हैं। और जो प्रश्न आता है वो इस प्रकार है कि आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व, इस चीज को आप तैयार रखिएगा। अगला जो प्रश्न आपका है वो है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच वैद्युत क्षेत्र में ऊर्जा घनत्व। तो ये डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है। और इसके साथ एक और डेरिवेशन है जो इंपॉर्टेंट है, वो है आवेशित समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेट के बीच बल। और वन डे ग्राफ जनित्र को आप एक बार देख लीजिएगा, ये आपसे 1-2 बार पूछा गया है। 5वें चैप्टर में आपका जो पूछा जाता है वो यहाँ पर 2-3 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो 5वें चैप्टर में आपसे उठा लिए जाते हैं। पहला तो ये आपसे पूछा जाता है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के ऊष्मीय वेग से क्या समझते हैं। इसके अलावा आपसे पूछते हैं अनुगमन वेग से क्या समझते हैं। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए। इन सबको आप नोट करते हुए चलिएगा। अनुगमन वेग और धारा घनत्व में संबंध बताइए। अगला प्रश्न ये पूछा जाता है कि अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। और ये सब कुछ आपको करवा दिया गया है आपके चैप्टर में, तो आप अच्छे से तैयार कर सकते हैं। अगर नहीं तैयार किए हैं तो जाकर डेरिवेशन आप तैयार कर लीजिए, अभी भी आपके पास समय है। तो आपका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे अधिक बार पूछा गया है वो है अनुगमन वेग से आप क्या समझते हैं, और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। ये लगभग 95% चांसेस रखता है कि आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में क्लास 12th के फिजिक्स के पेपर में देखने को मिल जाए। तो इस चीज को आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। और अब यहाँ पर आपका अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसमें आपके लिए लाभदायक होने वाला है। और आगे अब इसमें जो आपका इंपॉर्टेंट है वो ये चैप्टर में आपका यही 2-3 प्रश्न इंपॉर्टेंट थे। सबसे पहला अनुगमन वेग, दूसरा धारा घनत्व, तीसरा अनुगमन वेग एवं धारा घनत्व में संबंध, और चौथा जो आपका था वो है अनुगमन वेग किसे कहते हैं और अनुगमन वेग अथवा अपवाह वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति कीजिए। तो इस चीज को आप तैयार करके रखिएगा। और ये सब आप साथ साथ जो आपका 6वें लेसन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो तो सबसे पहला यही है कि आप सेल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। लेसन नंबर 6 या चैप्टर नंबर 6 में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपका सबसे पहला है EMF ऑफ सेल, यानी कि सेल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। दूसरा इसमें आ जाता है टर्मिनल विभवांतर। टर्मिनल विभवांतर ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि सेल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं।
सेल का टर्मिनल विभवांतर क्या होता है, और सेल का आंतरिक प्रतिरोध, ये कई बार पूछा गया है। आप इन तीनों प्रश्नों पर ध्यान दीजिएगा। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है, तो सेल का जो आंतरिक प्रतिरोध होता है, ये तीनों प्रश्न आपके लगभग 65% चांस रखते हैं कि आपसे पूछ लिए जाए। ये थी एक एक नंबर के क्वेश्चन हैं और इम्पोर्टेंट हैं, तो आप इस चीज पर भी ध्यान दीजिएगा कि ईएमएफ ऑफ सेल क्या है, टर्मिनल विभवांतर क्या है और आंतरिक प्रतिरोध, इन तीनों पर आपसे प्रश्न बनने वाला है। और आंतरिक प्रतिरोध निर्भरता भी पूछता है कि किन किन बातों पर निर्भर करता है। निर्भरता जब आपसे पूछता है तो आप किन किन बातों पर, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, यह भी इसके साथ पूछा जाता है। और अगला जो इसमें का इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो आपका है सेल के वैद्युत वाहक बल E, टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r, टर्मिनल विभवांतर V तथा आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r में संबंध। तो ये आपसे पूछता है कि सेल के वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल विभवांतर और सेल के आंतरिक प्रतिरोध में संबंध बताइए। यहां से इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हैं, और ये जो आपका चांस रखता है ये केवल 45% का चांस रखता है कि इस बार आपकी परीक्षा में आ जाए, यानी EVR में संबंध। तो ये आपका 45% के चांस के साथ आप इसको तैयार करिएगा। और यहाँ पर संयोजन वगैरह आपसे नहीं पूछा जाएगा, हो सकता है एक दो सवालें इस पर आ जाएं। और इसके बाद का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कह सकते हैं वो आपके हैं किरचॉफ के दोनों नियम। किरचॉफ के दोनों नियम, और दोनों नियम इंपॉर्टेंट हैं, परीक्षा में कई बार पूछे गए हैं। इसको आप ये बता सकते हैं कि ये भी आपका लगभग 85% to 90% तक अपना एक अस्तित्व रखता है आपके बोर्ड परीक्षा में 2022 में आने वाले भौतिक विज्ञान के बोर्ड एग्जाम में। तो किरचॉफ के दोनों नियम जिन्हें आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, और ये इंपॉर्टेंट क्योंकि 18, 17 और 19 के 7 सेटों में से लगभग 7 त्रिक 21 सेट बनते हैं। 21 में से ये 6 या 7 सेटों में ये प्रश्न पूछा जा चुका है, तो आप इसको तैयार करिएगा। अच्छा सा प्रश्न बन सकता है इस पर कि दोनों प्रतिरोध, और प्रथम नियम कहते हैं धारा संबंधी नियम या फिर संधि का नियम, प्रथम नियम को कहते हैं। और दूसरा नियम जो है द्वितीय नियम, बंद पास का नियम अथवा वोल्टता का नियम। और अगला जो प्रश्न है वो आपका बनता है व्हीटस्टोन सेतु। व्हीटस्टोन सेतु, आप इससे ये प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि व्हीटस्टोन सेतु आप इसके बारे में बताइए, और साथ में ये बताइए कि व्हीटस्टोन सेतु संतुलन अवस्था में कब होता है, और संतुलन अवस्था में इनके चारों भुजाओं में संबंध बताइए। आपसे पूछा जाएगा व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं, और सेतु संतुलन की दशा बताइए। तो सेतु संतुलन की दशा बताइए आपसे पूछ लिया जाए, या फिर आपसे ये कह दिया जाए कि सेल की या व्हीटस्टोन सेतु के चारों भुजाओं में संबंध, यानी कि PQ, R और S में रिलेशन बताइए, तब भी आपसे पूछ रहा है कि व्हीटस्टोन सेतु का संबंध बताइए। और ये याद रखिएगा P/Q = R/S तभी होता है जब सेतु संतुलन की अवस्था में होता है। और एक प्रश्न आपसे इस प्रकार बनता है, मान लीजिए जैसे यहाँ एक छोटे से एग्जांपल से आप समझिए कि आपसे जो प्रश्न बनता है, ये व्हीटस्टोन सेतु है, मानकर चलिए ये क्या है आपका व्हीटस्टोन सेतु है, और यहाँ पर आपका सेल लगा हुआ है, इस तरफ सेल लगा है, और यहाँ पर आपका एक गैल्वेनोमीटर लगा है। तो आपसे ये पूछता है कि क्या यदि हम इस सेल को और गैल्वेनोमीटर को दोनों को आपस में बदल दें, यानी इनके विकरणों को आपस में बदल दें, ये इन दोनों को यहां पर कर दिया जाए और इन दोनों को यहां पर कर दिया जाए, तो सेतु संतुलन की अवस्था में सबसे पहले तो याद रखिएगा गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। और दूसरा आप ये बताइएगा कि इन दोनों को आपस में बदलने पर भी गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और व्हीटस्टोन सेतु की क्रिया विधि में आपसे पूछा जाएगा व्हीटस्टोन सेतु से आप क्या समझते हैं, चारों भुजाओं में संबंध बताइए, या सेतु संतुलन की अवस्था में इनकी भुजाओं के बीच संबंध लिखिए। और इसके बाद आपका एक मीटर सेतु है, उतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, आप इस चीज को तैयार करिएगा, 70% चांस रखता है। और मीटर सेतु 2-4% आपके चांस है कि मीटर सेतु पूछ लिया जाए, वैसे ये मीटर सेतु आपसे पूछा नहीं जाने वाला, तो मीटर सेतु पर उतना ध्यान मत दीजिएगा। और आप इस चीज को तैयार करिएगा, विभव मापी का सिद्धांत लिखिए।
इसमें का अगला जो प्रश्न है वो आपका है कि विभवमापी का सिद्धांत लिखिए और विभवमापी से आप क्या समझते हैं इन सब चीजों के बारे में। तो विभवमापी पर एक बार आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और अगला प्रश्न जो आता है वो आपका है गतिमान आवेश एवं चुंबकीय क्षेत्र नामक चैप्टर से। यहाँ पहला नियम है कि धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए या बायो सेवर्ट का नियम। यह प्रश्न दूसरे प्रकार से पूछा जा सकता है भुजाओं को देकर कि आपसे पूछ लिया जाए आई आर और पी में संबंध बताइए। आई आर पी में संबंध बताने का मतलब किसी धारावाही चालक के से आर दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो आप यहाँ पर बायो सेवर्ट के नियम की बात कर रहे हैं, इसको अच्छे से समझिएगा। अगला आपसे पूछा जाता है म्यू नॉट, यानी ये क्या है, और एप्सिलॉन नॉट चुंबकशीलता तथा वैद्युतशीलता में संबंध। निर्वात की चुंबकशीलता और निर्वात की वैद्युतशीलता में संबंध आपसे पूछता है और इन दोनों का जो एक फार्मूला बनता है C बराबर 1/√μ0 C0। यहाँ पर आपसे एप्सिलॉन नॉट पूछता है, इसका मात्रक बताइए। तो इन पर आप जरूर पकड़ बनाकर रखिएगा क्योंकि ये प्रकाश है, प्रकाश की चाल है। तो यहाँ पर इसका मात्रक क्या हो जाएगा आप खुद समझ सकते हैं। प्रकाश की चाल का मात्रक क्या होगा, तो दूरी का यहाँ जो दिया गया है चाल बराबर दूरी बटे समय अर्थात मीटर प्रति सेकंड। तो म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट में संबंध ये आपका व्युत्पन्न करने के लिए कहता है, इसका मात्रक पूछता है और बायो सेवर्ट का नियम आपसे पूछता है। और आगे आपसे अगला प्रश्न ये पूछता है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है और आपसे पूछा जाएगा। तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अब केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ऐसे आपसे पूछा जाएगा कि एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से किसी वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर या कुंडली के अक्ष पर या फिर कुंडली से आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये तीनों प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और अगला है कि परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। अगला प्रश्न ये नोट करिएगा और इंपॉर्टेंट है, लगभग 70% इन दोनों प्रश्नों के चांस हैं क्योंकि कई बार ये प्रश्न भी पूछे गए हैं। तो एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए, इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर, केंद्र पर या आर दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। अगला प्रश्न है परिमित लंबाई के ऋजुरेखीय चालक के समीप उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और ये दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। और अगला प्रश्न ये हो सकता है कि अनंत लंबाई, अभी तक परिमित लंबाई और उसके बाद कह रहा है अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और अगला प्रश्न ये है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है कि वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए। और आपको अभी अभी बताया गया एम्पियर का परिपथीय नियम लिखिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम भी बहुत महत्वपूर्ण है। और धारावाही प्रणालिका के अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो ये सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और अगला टॉपिक है लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। क्या प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए अथवा लॉरेंज बल से आप क्या समझते हैं। तो ये दोनों एक ही चीज हैं। और एक इंपॉर्टेंट उतना प्रश्न नहीं है लेकिन आप इसको एक बार देख लीजिएगा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति, इस पर भी आप ध्यान दीजिएगा। और आगे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें का है वो दो प्रश्न हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं। तो आप इन दोनों को जरूर पढ़िएगा, ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। तो इन पर आप चर्चा करिएगा अच्छे से तैयार करके परीक्षा में बैठिएगा। यह है गतिमान आवेश पर बल से धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन दो समांतर धारावाही चालकों के बीच दो समांतर धारावाही चालकों के
बीच बल, बीच बल। और ये जो आपका प्रश्न है ये 98% का चांस रखता है कि आपकी परीक्षा में आ जाएगा, क्योंकि ये लगभग हर सेट के हर पेपर में पूछा गया है। तो सातों सेट में लगभग 5-6 सेट में आपसे पूछा जा चुका है कि दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो ये आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप मोस्ट इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं और इसको जरूर तैयार करिएगा। और इसके चांस जब आपको बता दिए 98%, और ये पूरा का पूरा जो आपका एनालिसिस डेटा दिया जा रहा है वो 2017 से लेकर आप लोग खुद देखिएगा 2017, 18 और 19 इन 3 वर्षों में आप पाएंगे कि यहाँ पर कितने प्रश्न कैसे पूछे गए हैं डेरिवेशन के। तो उसके आधार पर ये आपको बताया जा रहा है। ये चैप्टर में इतना प्रश्न, और ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का प्रश्न था। और इसके आगे अब चलिए अगले में देखते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट है, तो उसके आधार पर अब आगे चर्चा करें। तो अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है वो आपका है कि आपसे पूछा जा सकता है कि भूचुंबकत्व के अवयव लिखिए, अवयव बताइए। तो भूचुंबकत्व के अवयव के बारे में आपसे कई बार प्रश्न पूछा गया, या आपसे इसी के बारे में अलग अलग पूछ सकते हैं कि नति कोण से आप क्या समझते हैं अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। तो आपसे वही पूछ रहा है कि भूचुंबकत्व के अवयव लिखिए। अगला प्रश्न आपसे ये पूछता है कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल से आप क्या समझते हैं, और चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर प्रति चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। ये प्रश्न सेम ऐसे ही आया हुआ प्रश्न है, पिछले वर्ष आया था 2019 की परीक्षा में। तो आपसे क्या पूछा जाएगा कि चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल से आप क्या समझते हैं, और चुंबकत्व के परमाणुीय मॉडल के आधार पर या तो आपसे पूछ ले प्रति चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए या फिर अनुचुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। तो इसको आप तैयार रखिएगा। और आपसे ये पूछा जा सकता है कि अगला डोमेन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, और डोमेन सिद्धांत के आधार पर लौह चुंबकीय पदार्थ की व्याख्या कीजिए। यहाँ पर ये तीनों प्रश्न इंपॉर्टेंट थे, और बस यहाँ पर इतने ही प्रश्न। और अगले चैप्टर में आपका आ जाता है जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं। और अगला 2 प्रश्न फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को लिखिए। तो फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों को आप अच्छे से तैयार करके जाइएगा। पहला नियम है जिसे हम लोग न्यूमैन का नियम कहते हैं, तो यहाँ पर दोनों नियम आप बताइएगा, और द्वितीय नियम को लेंज का नियम कहते हैं। तो अलग अलग भी आपसे पूछा जा सकता है कि न्यूमैन के नियम से आप क्या समझते हैं या फिर लेंज के नियम से आप क्या समझते हैं। जब अलग अलग पूछा जाए तो अलग अलग लिखिएगा, और जब एक साथ पूछा जाए तो आप यही बताइएगा कि फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी नियमों से आप क्या समझते हैं। तो आप इन दोनों नियमों को बताएंगे। अगला जो क्वेश्चन है वो है प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित धारा तथा प्रेरित आवेश में संबंध। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन 40 से 35% तक इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको याद करिएगा। और ये जो इंपॉर्टेंट अगला जो प्रश्न है आपका, अगला जो प्रश्न है 2020 की परीक्षा का आया हुआ, या 2019 की परीक्षा का 2020 के लिए इंपॉर्टेंट, यह है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील रेखीय चालक के सिरे के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल। ये आपसे कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिशील रेखीय चालक के सिरों के बीच उत्पन्न प्रेरित वैद्युत वाहक बल। तो इसको आप तैयार कीजिएगा। और अगला प्रश्न स्वप्रेरण गुणांक, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और 85% तक इसके चांसेस हैं कि आपकी परीक्षा में आ जाए। तो आप इस चीज को भी तैयार करिएगा, स्वप्रेरण से आप क्या समझते हैं, और स्वप्रेरण गुणांक अथवा स्वप्रेरकत्व तक आपको बताना है। और यहाँ अगला जो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा वो इसी के आधार पर आता है, अन्योन प्रेरण। अन्योन प्रेरण से आप क्या समझते हैं, और अन्योन प्रेरण के बारे में भी आपको बताना। ये दोनों सेम प्रश्न हैं और सेम चांसेस रखते हैं कि आपकी परीक्षा में आ जाएंगे। तो स्वप्रेरण अथवा स्वप्रेरकत्व के बारे में बताना है, अन्योन प्रेरण गुणांक अथवा अन्योन प्रेरकत्व के बारे में आपको बताना है। तो ये दोनों भी आपके बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पूछा गया प्रश्न है वो 2 समाक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन प्रेरकत्व की व्याख्या कीजिए। 2 समाक्ष
परिनलिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व की व्याख्या कीजिए। और एक थियरी से रिलेटेड प्रश्न है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं? भंवर धारा किसे कहते हैं या भंवर धारा से आप क्या समझते हैं? 2 से 3 बार पूछा गया है। आप 70% तक इसको तैयार करके जाइएगा कि ये 70% चांस है भंवर धारा आपका आ जाए। और यहाँ पर यह आपसे पूछा जाए भंवर धारा से आप क्या समझते हैं। और अगले चैप्टर में जो आपका आ जाता है प्रत्यावर्ती धारा, और प्रत्यावर्ती धारा के जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके कुछ इस प्रकार से हैं कि आप इन चीज को जरूर तैयार करके रखिएगा, क्योंकि ये प्रत्यावर्ती धारा में आपसे बहुत अच्छे नंबर आपको देने वाले हैं, तो आप इसको तैयार करिएगा। और ये पहला प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज का समीकरण क्या है? प्रत्यावर्ती धारा अथवा प्रत्यावर्ती वोल्टेज समीकरण। तो इसको आपको लिखने को देगा, तो इसका डेरिवेशन आपसे पूछेगा कि प्रत्यावर्ती वोल्टेज अथवा प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण लिखिए। तो आप इसका समीकरण पूरा का पूरा डेरिवेट करेंगे, जो कि आपका समीकरण आता है V बराबर, यहाँ प्रत्यावर्ती धारा पूछा है I बराबर I0 साइन ओमेगा टी, और प्रत्यावर्ती वोल्टेज V बराबर V0 साइन ओमेगा टी। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, और ये आपसे डेरिवेट करने के लिए बोलेगा। तो आप लोग सब कुछ पढ़े हुए हैं तो अच्छे से बताएंगे। और अगला जो यहाँ का इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान, ये है इंपॉर्टेंट, अथवा औसत मान आपसे पूछा जा सकता है। तो यही एक ही चीज है कि प्रत्यावर्ती धारा का माध्यमान अथवा औसत मान बताइए। और अगला प्रश्न है प्रत्यावर्ती धारा का वर्गमूल माध्यमान, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान इस प्रकार से है, वर्ग माध्य मूल मान। तो ये आपको अभी हाल ही में YouTube चैनल पर कराया गया है, तो आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। और ये दोनों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपसे पूछ लिए जाएंगे, तो आप इसको करके आइएगा, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। और आपसे पूछा जा सकता है कि प्रत्यावर्ती धारा एवं प्रत्यावर्ती वोल्टेज के बीच कालांतर अनेक प्रकार से, जब परिपथ में आपकी केवल C लगा हो, यानी कि केवल यहाँ पर आपका या तो प्रतिरोध लगा हो या फिर केवल और केवल धारिता लगी हो, यानी कि शुद्ध धारिता C हो, और या शुद्ध प्रेरकत्व लगा हो, तो इन सब के बीच आपसे कालांतर वगैरह पूछे जा सकते हैं। आपसे पूछा जा सकता है जब परिपथ में शुद्ध प्रेरकत्व L एवं प्रतिरोध R लगा हो तो परिपथ की प्रतिबाधा बताइए, परिपथ की प्रतिबाधा बताइए। तो और आपसे ये पूछा जा सकता है कि V और I के बीच कालांतर बताइए। तो आपसे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और आप इस चीज को तैयार करके रखिएगा, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न जो पिछले साल भी पूछा गया था कि जब परिपथ में